हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं मतलब क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा कि किसी ने तो ये इनिशिएटिव लिया होगा कि भाई हमारा जो है संविधान होना चाहिए, राइट। तो हमें इसी का एक बैकग्राउंड देखना है आज कि ऐसा मतलब क्या हुआ जिससे कि आज हमारे पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हम आज उसी की जर्नी पे चलते हैं, उसी का ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, 20 अगस्त 1917 इस दिन क्या हुआ कि एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसको बोला गया मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था, जिसमें बात की गई बनने की, किसके बनने की, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये मतलब क्या होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेटिव होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वो सरकार चलाते हैं, और लेजिस्लेचर्स का काम होता है लॉ बनाना। तो एग्जीक्यूटिव जो सरकार चला रहे होते हैं उनको लेजिस्लेटिव कभी भी गिरा सकते हैं सरकार को बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो उसमें इसी की बात कर रहे हैं कि व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन एंड कॉल फॉर अ जनरल इलेक्शन। तो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, जब वो पास करेंगे लेजिस्लेटिव अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और फिर दोबारा से जनरल इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है जिसकी, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो इसको बोला गया सेल्फ गवर्नमेंट। अब उन्होंने बात तो की कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में, लेकिन वो कब तक फॉर्म हो जाएगी इसके बारे में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, राइट। तो हमने अभी तक पता किया कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है और किसने डिक्लेयर किया, कि मतलब जर्नी जो इनिशिएशन लेते हैं ना, एक बीज बोना किसी चीज का, क्योंकि जो वृक्ष है हमें वो पूरा मिला इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बहुत बाद में मिला, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई वो यहां से हुई। ठीक है, कि वो हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट बना के देंगे, राइट। अगर हम बात करें 1917 की, मतलब जब मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू ने डिक्लेरेशन किया सेल्फ गवर्नमेंट का, वो थी 1917 की बात। तो यहाँ पे रोल किसका था, वाइसरॉय और उसकी काउंसिल का। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई 1917 से लेके, मतलब जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो तब क्या होगी हमारी सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट क्या था, ये रोल होगा इंडियंस का और इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये जर्नी जो हमें तय करनी है पूरी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी टू सेल्फ गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, मतलब इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट होगा कि इसमें अलाउ होगा इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार जो चल रही है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, यानी कि इंडियंस लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाएगा। और ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, कि जो स्टेप बाय स्टेप, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसका होगा, जो सेल्फ गवर्निंग, मतलब जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन, इंडियंस की भागीदारी ज्यादा होगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है कि इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे बढ़ाया जा रहा था, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू कैम्प्स फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव थे, मैंने जैसे बताया कि जो सरकार चलाते हैं, उनको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 1 to 3। पहले 1 था, लेकिन अब उनके नंबर्स इंडियंस के कितने हो गए, 3। और इंडियंस को अलाउड किया गया इंपॉर्टेंट कमिटीज में इंडियंस को अलाउ किया जाता था, जैसे फाइनेंस कमिटी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ठीक है, जो मेजॉरिटी थी मेंबर्स की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो लॉ बनाती है काउंसिल, उसमें जो मेंबर्स थे वो कैसे आ रहे थे, इलेक्शंस के थ्रू। पहले क्या था, नॉमिनेट किया जाता था कि जो वो बोल देंगे कि हाँ भाई ये बंदा है ये आ जाए, तो वो नॉमिनेशन के थ्रू आ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, प्रपोज किया गया कि सेटअप सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, कि इंडिया में सेटअप किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, तो उसमें एक बात कही गई कि आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के बाद जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसको एग्जामिन किया जाएगा, यानी कि 1990 से 29 में। ठीक है, तो उसमें पता चलेगा कि जो इन्होंने नए नए चेंजेस किए हैं, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, उसको एग्जामिन करेंगे और व्हाट रिफॉर्म वुड बी नीडेड इन इंडिया। और उसके बाद पता चलेगा कि क्या, मतलब एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि क्या नीड है रिफॉर्म करने की, क्या चेंजेस लाने की। ठीक है, लेकिन 29 से पहले ही, मतलब बिफोर 2 ईयर्स, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन को सेटअप किया गया। और साइमन कमीशन को कहाँ सेटअप किया, इंडिया में। ठीक है, उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और चेयरमैन थे उनके सर जॉन साइमन, जिसपे कि साइमन कमीशन का नाम है, दैट इज साइमन कमीशन। ठीक है, तो 1927 में साइमन कमीशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी साइमन कमीशन की पहली रिपोर्ट जो कि मई 1930, यानी कि 1927 में तो साइमन कमीशन बैठा और उसकी जो पहली रिपोर्ट थी 1930, मतलब 3 साल बाद को, मतलब उसकी रिपोर्ट को डिस्कस किया गया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जो कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी, लंदन में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो हुई 12 नवंबर से 19 जनवरी तक, जो कि 1930 से 31। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, वो कौन सी हुई थी, 17 सितंबर से 1 दिसंबर, जो कि 1931 से 1931 में। ठीक है, सितंबर टू दिसंबर। नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थर्ड, जो नवंबर 1932 में हुई। अब इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या रिजल्ट हुआ, मतलब 3 कॉन्फ्रेंसेस हो गई लंदन में, तो इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो किसी वजह से हो रहा है। ठीक है, और वो हो क्यों रहा है, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ब्रिटिश कॉलोनी से सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। ठीक है, जो सबसे बड़ा एक्ट है वो है कौन सा है, 1935। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद, जो कि कब हुई थी, 1930 में तो पहली रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 30 के बाद 1932 में इसका एंड हो गया। 32 के बाद 1934 में, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स एम.एन. रॉय ने एक आइडिया दिया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। तो जो हमारा सवाल था स्टार्टिंग में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जवाब ये है कि हु इज द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एम.एन. रॉय, जिन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। और उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या मेन पर्पस था, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हमें अपने जो चैप्टर का जो ओवरव्यू का जो मेन मोटिव है कि ये क्या था, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, और कैसे इसका जो बीज है, एक सीड बोई गई जिससे कि हमारा संविधान बने। तो 1934 ही वो ईयर था जहाँ पे पहली बार बात की गई कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी जो फ्रेम करेगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि व्हाट और वाई, जो हम ओवरव्यू का हमारा मेन मोटिव है जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं इन दिस सीरीज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।